हेलो एवरीवन, मैं पूनम शर्मा, लेक्चरर फ्रॉम डाइट हमीरपुर। मैं आज डीएलएड के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए क्रिएटिव ड्रामा, फाइन आर्ट्स एंड एजुकेशन पार्ट 2 अर्थात सृजनात्मक कला, ललित कला तथा शिक्षा पार्ट 2 से एक टॉपिक जिसका शीर्षक है इंटीग्रेशन ऑफ विजुअल आर्ट्स, क्राफ्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स इन टीचिंग अदर सब्जेक्ट्स पर अपने विचार आपके साथ शेयर करूंगी। तो होप सो आप इसको ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इंटीग्रेशन ऑफ विजुअल आर्ट्स का क्या अर्थ है। इंटीग्रेशन ऑफ विजुअल आर्ट्स को हिंदी में कला समेकित शिक्षा कहते हैं। कला समेकित शिक्षा यानी कि शिक्षा में कला का समायोजन, मिश्रण, मिलाना। ठीक है, तो कला समेकित शिक्षा की अवधारणा से क्या तात्पर्य है कि अन्य विषयों के साथ कला का एकीकरण। कला का एकीकरण अर्थात विभिन्न प्रकार की कलाओं जैसे दृश्य कला, प्रदर्शन कला, शिल्प कला, साहित्य कला, जितनी भी प्रकार की कलाएं हमें आती हैं उनको हम शिक्षण अधिगम अर्थात अपने सीखने और सिखाने की प्रक्रियाओं का एक अभिन्न अंग बनाकर शिक्षण को और रोचक और मज़ेदार बनाएं। तो उस प्रकार की शिक्षा देने की प्रक्रिया कैसी होगी? कला समेकित शिक्षण प्रक्रिया, जिसमें कला जो है सिर्फ कक्षा के कमरे में ही सीखने का आधार बन जाती है। अगर पाठ्यक्रम में कला का समावेश है, पाठ्यक्रम में हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें अगर हम कला का यूज़ करते हैं तो विषयों की भिन्न भिन्न प्रकार के जो विषय हैं जिनको बच्चे पढ़ते हैं उन विषयों के विषय वस्तु को बच्चे बड़े ही तार्किक, विद्यार्थी केंद्रित और अर्थपूर्ण तरीके से सरल और प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है। इस तरीके से सीखना बच्चों के लिए भी समग्र और आनंददायक और अनुभवात्मक बन जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे इसमें स्वयं करके सीख रहे होते हैं। बेटा आपने देखा होगा कई बार विद्यार्थी जो हैं अपने विचारों को मौखिक रूप से प्रकट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे बच्चे अब जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपने जो विचार हैं उनकी अभिव्यक्ति वो नहीं कर पाते हैं, तो उस समय अगर उन बच्चों को उनके विचारों को प्रकट करने का एक मौका दिया जाए कला के साथ, कला का सहारा अगर हम उन्हें दें तो वो बच्चे जो हैं अपने सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को काफ़ी हद तक बेहतर बना सकते हैं। बेटा शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए हमारी दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ जो हैं अगर हम शिक्षण के प्रक्रिया में उनका यूज़ करते हैं तो शिक्षण का प्रोसेस जो है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो है वो काफ़ी ढंग से एक तो सरल हो जाएगी और दूसरा वो प्रभावी भी हो जाएगी और बच्चे उसको काफ़ी आसानी से समझेंगे, इजली उसको ज्ञान को हासिल करेंगे। ठीक है, टीचर के लिए भी, अध्यापक के लिए भी हम अगर इन दृश्य श्रव्य सामग्रियों को पढ़ाते हुए अगर अन्य विषयों के साथ जोड़ें तो पढ़ाने के प्रोसेस में भी हमें क्या होगा? आसानी होगी। यानी कि ये शिक्षक जो है उसके लिए भी पढ़ाने में ये सामग्रियाँ या ये कलाएं जो हैं अध्यापक के लिए भी मदद करती हैं। नई शिक्षा नीति में
कला समेकित शिक्षण द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने पर काफ़ी हद तक बल दिया गया है। और नई शिक्षा प्रणाली में बालक को एक विशेष महत्व दिया जाता है ताकि बालक को ज्ञान प्राप्त हो सके। जो भी नॉलेज अध्यापक उसको देना चाहे वो विद्यार्थियों की जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनको प्रभावित करें। और बेटा ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करने के लिए शिक्षण के प्रक्रिया को, शिक्षण के प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली बनाना जो है वो ज़रूरी है। और अगर हम अपनी अलग अलग प्रकार की कलाओं में दक्ष हैं और उनको विषयों के साथ अच्छे ढंग से समेकित करें तो निश्चित रूप से ही हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो काफ़ी प्रभावशाली होगी और वो बच्चों की ज्ञानेंद्रियों तक बड़े आसानी से जाएगी और बच्चों के दिमाग में उसका असर काफ़ी समय तक रहेगा। ठीक है, बच्चे इनके माध्यम से कक्षा में एक तो सबसे बड़ी बात इंटरेस्ट से बैठते हैं, अपने हर एक जो शिक्षण का प्रक्रिया है, समझने की प्रक्रिया है, उसको वो आसानी से समझते भी हैं और शिक्षण के प्रोसेस में भी वो रुचि दिखाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कलाओं के साथ पढ़ाने में बच्चे जो हैं कल्पनाशील भी बनते हैं और वो जिज्ञासा भी उनके अंदर जागृत होती है, यानी कि बच्चे इसके द्वारा जिज्ञासु भी होते हैं। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि कला समेकित शिक्षा जो है, जब हम अपनी जानने वाली कलाएं, किसी भी तरह की कला से अगर हम क्या हैं परिचित हैं, हम उनको सब्जेक्ट्स के साथ अच्छे तरीके से जोड़ सकते हैं तो वो कला का उस विषय के साथ एकीकरण होगा। बेटा आपको पता है प्राचीन समय की शिक्षा आज की शिक्षा प्रणाली से पूरी तरह भिन्न थी। ठीक है, कलम स्याही से तख्ती पर लिखना, स्लेट पर लिखने का अभ्यास करना, बार बार उसको साफ करना, तख्ती को धो धोकर उस पर दोबारा लिखना, बार बार पाठ को पढ़ाना, अध्यापक द्वारा पाठ को रटाया जाना, रटा न जाने पर अध्यापक द्वारा बच्चों को कठोर शारीरिक दंड जो है वो देना, ये एक प्राचीन अध्यापन की विधि थी। विद्यालय भी उस समय काफ़ी दूर दूर हुआ करते थे और विद्यालयों में अगर मैं सुविधाओं की बात करूं तो नाम मात्र ही सुविधाएं विद्यालयों में हुआ करती थी, जिस कारण से समाज में बहुत ही कम बच्चे जो हैं वो विद्या ग्रहण करते थे और बहुत कम बच्चे जो हैं वो विद्यालयों में जाया करते थे। परंतु धीरे धीरे शिक्षा प्रणाली बदली और अभी तक भी ये बदल ही रही है। अब जैसा कि आपको विदित है, बच्चों को विशेष महत्व दिया जाता है, बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान देकर बाल केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था जो है वो सरकार द्वारा की जा रही है। आपको पता है छोटे क्लासेस में बच्चों को फेल नहीं किया जाता है, यहाँ तक उनको अगर कुछ चीज़ समझ ना आए तो उनको शारीरिक दंड भी नहीं दिया जाता है। वर्तमान में तो बच्चों की बुद्धि के अनुसार ही सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा पढ़ने और पढ़ाने की विधि सरल और रुचिकर बनाई जाती है। यहाँ तक कि बच्चों की बुद्धि के लेवल को देखते हुए, जैसे मान लिया मंद बुद्धि है, सामान्य बुद्धि है, तीव्र बुद्धि है, तो अलग अलग बच्चों के लेवल को देखते हुए शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग भी उसी तरीके से किया जाता है। ना सीखने पर कोई सजा या मानसिक सजा नहीं होती है। इसलिए अध्यापक के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि अगर अध्यापक कक्षा में बच्चों को कुछ ज्ञान देने के प्रोसेस या प्रक्रिया कर रहे हैं या कुछ पढ़ा रहे हैं तो अध्यापक का एक मनोवैज्ञानिक नॉलेज, मनोवैज्ञानिक शिक्षक होना, यानी कि अध्यापक को मनोविज्ञान शिक्षा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चे जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो शिक्षण प्रोसेस को, शिक्षण की प्रक्रिया को समझ सकेंगे। और
अगर प्राचीन समय से भी प्राचीन शिक्षा की मैं बात करूं तो उस समय गुरुकुल हुआ करते थे। उस समय का तो पठन पाठन का तरीका आज के पठन पाठन के तरीके से बिल्कुल ही भिन्न हुआ करता था। छोटे छोटे बच्चे गुरुकुलों में भेज दिए जाते थे, कुछ सालों तक वो वहीं रहते थे जब तक कि उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी ना होती थी। जब शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो जाती थी उसके बाद बच्चे बड़े होकर वापस घरों को आकर अपनी शिक्षा का प्रयोग किसी भी तरीके से करते थे। कला समेकित की शिक्षा जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम कला का समागम अन्य विषयों के साथ करते हैं तो बच्चे जो हैं क्या है, सब्जेक्ट को, विषय वस्तु को आसानी से सीखते हैं। सब्जेक्ट्स के साथ जुड़े हुए उनके जो भी भय होते हैं, कई बार बच्चों के मन में जैसे मैथ के प्रति भय है, साइंस के प्रति भय है या इंग्लिश के प्रति कोई डर है, तो अगर हम इन सब्जेक्ट्स को क्रिएटिव आर्ट्स या किसी भी तरह की कला के साथ जोड़ें तो बच्चे जो हैं उनका भय जो है इससे दूर करने में, भय को दूर करने में कला जो है वो मदद करती है। और जब किसी सब्जेक्ट के प्रति भय की दूरी हो जाएगी, भय से बच्चे हट जाएंगे, तो बच्चे उस सब्जेक्ट्स को अपने आप ही बड़ी आसानी से स्वयं ही करेंगे और स्वयं ही उसको सीखने में वो आगे बढ़ेंगे। यानी कि जब बच्चा कुछ सीख रहा होता है तो उसको खुद ही एक आनंद की अनुभूति होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कलाएं किसी भी कल्पना और विचारों की अभिव्यक्ति का एक स्वाभाविक माध्यम होती हैं। ठीक है, विद्यार्थी जब कलाओं के जरिए कुछ करता है, कलाओं के माध्यम से विद्यार्थी जब कुछ करता है तो वह इस बात की चिंता नहीं करता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। वह जो काम करेगा वो ठीक होगा या गलत होगा, उसके द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, दूसरे उसके बारे में क्या सोचेंगे। सिर्फ और सिर्फ वो क्या करेगा, नई चीज़ों को जानने की एक प्रयत्न करता है और जिससे उसके विषय से जुड़े हुए सारे भय जो हैं वो दूर करने में कला उसकी मदद करती है। और स्वयं करने और सीखने से कला और साथ ही साथ विषय वस्तु भी उसको आनंदित लगेगी, यानी कि विषय वस्तु के प्रति भी वो क्या होगा, आसानी से उसको समझेगा और उसको एक खुशी का अनुभव होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका कला समेकित अधिगम शिक्षा के समावेशी ढांचे में सहायक। यानी कि कला का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इसमें देखो, जब भी बच्चा कुछ कर रहा है, अपने आप कुछ कर रहा है, तो बच्चा क्या बोलेगा कि भाई देखो बच्चे ने कुछ ड्रॉ किया, तो हम उसको ये नहीं बोल सकते हैं कि बेटा तूने ये गलत ड्रॉ किया, अपनी क्रिएटिविटी है उसकी। ठीक है, तो कला में कुछ गलत या कुछ सही नहीं होता है। बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस के तौर पे, अपने अनुभवों के तौर पर कुछ ज्ञान को प्राप्त करते हैं। कला से जुड़ी हुई गतिविधियां अगर अलग अलग बच्चे करें तो बच्चे एक दूसरे के साथ भी जुड़ते हैं, एक दूसरे को समझने लगते हैं और धीरे धीरे बच्चे आपस में ही भिन्न भिन्न पृष्ठभूमियों पर, भिन्न भिन्न टॉपिक्स के ऊपर आपस में संवाद करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, जिससे क्या होगा, समावेशी ढांचा जो है उसमें कला समेकित अधिगम शिक्षा जो है वो सहायक, शिक्षा के समावेशी ढांचे में कला जो है वो सहायक होती है। अगर मैं बात करूं कला समेकित शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, ठीक है, तो उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए। देखो, कला समेकित शिक्षा का उद्देश्य सबसे पहला क्या होना चाहिए कि कला को शिक्षण का एक माध्यम बनाया जाए ताकि प्रत्येक बच्चा उस सब्जेक्ट को, अपने विषय वस्तु को आसानी से समझ सके और उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, उसका संपूर्ण विकास हो। दूसरा, बच्चे की रचनात्मक अभिव्यक्ति का पता लगाने के माध्यम के रूप में भी हमें भिन्न भिन्न प्रकार की कलाओं का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 3, विभिन्न विषयों की शिक्षा को रोचक बनाने और बच्चों की आयु के अनुसार कला अनुभवों के आयोजन की योग्यता हासिल करना। नंबर 4, योग्यता के अनुसार शिक्षण। तो ये क्या है, कुछ कला समेकित शिक्षा के उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों को लेकर हम
कला को अन्य विषयों के साथ जोड़ते हैं। देखो होता क्या है, जब कला को हम सब्जेक्ट्स के साथ जोड़ेंगे तो बच्चा हर एक सब्जेक्ट को आसानी से समझने लगेगा, और जब बच्चा हर एक सब्जेक्ट को आसानी से समझेगा तो उसका संपूर्ण विकास होगा, सब्जेक्ट्स में रुचि बढ़ेगी। और जब अलग अलग सब्जेक्ट्स में रुचि बढ़ेगी तो बच्चा कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा अपना इंटरेस्ट शो करता है, तो हमें उसकी योग्यता का भी पता चलता है। और भिन्न भिन्न विषयों को रोचक बनाने के लिए जो है बच्चा अलग अलग अनुभवों का भी, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स का, अलग अलग कलाओं का के अनुभवों का भी आयोजन जो है वो करता है। तो इसके साथ और चीज़ कि देखो कला के साथ बच्चे जो हैं टीचर, पहली बात कला के साथ शिक्षक जो है वो बालकों को या बच्चों को क्या रख सकते हैं, क्रियाशील रख सकते हैं। बच्चे जब भी कुछ करते हुए सीखेंगे, चाहे किसी सब्जेक्ट्स को ही वो सीख रहे हैं, तो वो क्या होंगे, क्लास में एक्टिव होंगे, क्रियाशील रहेंगे। ठीक है, शिक्षण प्रदान करने में बच्चों के हाथ पैर मस्तिष्क या बॉडी के अन्य पार्ट्स जो हैं वो भी क्या हो जाते हैं, क्रियान्वित हो जाते हैं, यानी कि वो क्रियाशील रहते हैं, जिससे बच्चे जो हैं वो एक्टिव रहेंगे, सारी क्लास में वो चीज़ों को आसानी से समझेंगे। कला समेत की शिक्षा में अध्ययन बिंदु किस प्रकार से हो सकते हैं, कैसे कैसे हम कला को बाकी सब्जेक्ट्स के साथ समाहित करके स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, या क्या क्या बच्चे जो हैं वो कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले विषय वस्तु पर नाटक का मंचन। ठीक है, विषय वस्तु पर नाटक का मंचन अर्थात बच्चों को महापुरुषों के जीवन पर चित्रण, वैज्ञानिकों के उदाहरण देकर, ठीक है, अनुकरणीय व्यवहार देकर, ठीक है, उनके चित्रों को दिखाकर, या सामाजिक कुरीतियाँ कैसे दूर होती हैं, कौन कौन सी किस किस तरह की सामाजिक कुरीतियाँ हैं जिनको हमें समाज से हटाना है, ऐसी कुछ विषयों पर हम क्या कर सकते हैं, कुछ नाटक का मंचन जैसे नाटक इत्यादि कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, बच्चे जो हैं वो प्रेरित होंगे इन महापुरुषों के या वैज्ञानिकों के जीवन के ऊपर, या अनुकरणीय व्यवहार को कैसे अपनाना है, ठीक है, या समाज से कुरीतियों को कैसे दूर करना है। नंबर 2, सामूहिक रूप से पोस्टर अथवा चित्र तैयार करके, जैसे मान लिया हमें बच्चों को समझाना है जल संरक्षण या वायु प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है, वायु को कैसे प्रदूषण से बचाया जा सकता है, जल का संरक्षण, जल का भंडारण क्या है, कैसे हम जल को सुरक्षित रख सकते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो ऐसा अगर कुछ हमें सामाजिक रूप से बच्चों को दिखाना है, समझाना है, तो अगर हम साइंस, ये क्या है, जल संरक्षण, वायु प्रदूषण, साइंस, एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड जो है ये सब्जेक्ट्स हैं, तो अगर इनके साथ हमने क्या कर दिया, इन सब्जेक्ट्स को हमने ड्राइंग के रूप में, पोस्टर या चित्र के रूप में हम बच्चों के सामने दिखाएंगे, तो बच्चे इन चीज़ों को आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सामूहिक रूप से पोस्टर अथवा चित्र तैयार करके भी कला समेत शिक्षा में अध्ययन बिंदु हो सकते हैं। नंबर 3, भाषा कौशल विकास हेतु, भाषा कौशल विकास यानी कि बच्चे हर शब्द को अच्छे ढंग से प्रनाउंस करें, भाषा का विकास हो उनमें, कौशलता से वो एक हर एक शब्दों का प्रयोग करें। तो भाषा कौशल के विकास के लिए हमें समय समय पर स्कूलों में जैसे भाषण प्रतियोगिता, निबंध लेखन आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए, ताकि बच्चों में भाषा कौशल विकास हो वो अच्छी तरह से हो। नंबर 4, विज्ञान विषय वस्तु, यानी कि आपको पता है साइंस, विज्ञान विषय वस्तु, साइंस सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट्स को आपको पता है साइंस से बहुत सारे बच्चों को एक तरह का फियर भी होता है। तो अगर साइंस सब्जेक्ट से बच्चों को अच्छे ढंग से कोरिलेट करवाना है, इस विषय वस्तु का ज्ञान अगर बच्चों को अच्छे ढंग से देना है, तो थ्योरेटिकल ना होकर उसको
उसके शिक्षण विधि को प्रयोग द्वारा जो है वो ज़्यादा अच्छे ढंग से समझाया जा सकता है। यानी कि साइंस के सब्जेक्ट्स को थ्योरी के थ्रू ना पढ़ाकर अगर बच्चों को प्रैक्टिकल वे से पढ़ाया जाए तो बच्चे जो हैं क्या करेंगे, उसमें उस सब्जेक्ट में रुचि भी दिखाएंगे और उसको अच्छे ढंग से सीखेंगे भी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों को जीवन के संबंधित भी ज्ञान होना चाहिए। जितने भी जीवन संबंधित विषय होते हैं, ठीक है, उनका ज्ञान भी बच्चों को समय समय पर देना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बच्चों की दक्षता क्या है, ठीक है, उनकी योग्यता क्या है, उनकी रुचि क्या है, उनकी अवस्था क्या है, इसके अनुसार भी बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके अलावा तर्क वितर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए समय समय पर जैसे अंताक्षरी होगी, सब्जेक्ट्स की डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रिलेटेड अंताक्षरी होगी, या वाद विवाद प्रतियोगिता का भी हमें आयोजन करना चाहिए। इसके अलावा देखो सबसे बड़ी बात, बालकों को विषय से संबंधित सहायक सामग्री तैयार करके अध्यापक को चाहिए कि वो अपने आप क्या तैयार करे, सहायक सामग्री, ठीक है, तैयार करे। अब वो कैसे, जैसे ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, फ्लैश बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, चार्ट बना रहे हैं, मैप्स बना रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, फिल्म चला रहे हैं, ऑडियो फिल्म जिसको आप बोलते हो, टीवी के माध्यम से भी बच्चों को शिक्षा जो है वो दी जा सकती है। ये सारे ही सहायक सामग्री के तौर पर बच्चों को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे और बच्चे विषय वस्तु को आसानी से सीखेंगे। इसके अलावा पाठ्यक्रम को पढ़ाते हुए ये नहीं है कि हमें बहुत सारा सिलेबस जो है जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। सिलेबस को हमें क्या करना चाहिए, छोटे छोटे भागों में बांट लेना चाहिए और बांटकर शिक्षा देनी चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं थोड़े थोड़े पोर्शन को आसानी से समझें और अच्छे ढंग से विस्तृत रूप से उस पोर्शन को वो आसानी से समझेंगे। इसके अलावा रचनात्मक कार्य और हस्तकला के कार्यों का प्रयोग बढ़ चढ़ कर करना चाहिए, ताकि बच्चे रचनात्मक और हस्तकला के प्रयोग से काफ़ी सब्जेक्ट्स को और उनके सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स होते हैं उनको आसानी से वो समझते हैं। इसके अलावा शुद्ध उच्चारण के लिए ऑडियो टेप रिकॉर्डर आदि का भी प्रयोग करना चाहिए। संवेदी भावनाओं को प्रकट करने के लिए चित्रकला और मूर्ति कला का भी प्रयोग जो है वो करना चाहिए। इसके अलावा अगर बच्चे छोटे हैं, छोटे छोटे बच्चों को, शिशुओं को खेल खेल में आकर्षण, खिलौनों के जरिए, कविता के माध्यम से या फिर किसी डांस के माध्यम से शिक्षा जो है वो देने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसका रिजल्ट क्या होगा कि बच्चों की अध्ययन में रुचि बनी रहेगी, और बच्चों की अगर अध्ययन में रुचि बनी रहेगी तभी बच्चे जो हैं वो अपने विषय वस्तु को आसानी से समझेंगे, उसमें रुचि रखते रहेंगे, और उसका रिजल्ट क्या होगा फाइनली कि भारत में सभी लोग अनिवार्य शिक्षा से जुड़ेंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं जिससे भारत में सभी को अनिवार्य रूप से शिक्षा देने का जो सपना है भारत का वो पूरा होगा। ठीक है, अब मैं अगर एंड में बात करूंगी कि स्कूलों में कला शिक्षा की उपयोगिता क्या है। कहाँ कहाँ बोल तो दिया हमने कि कला का यूज़ हमें करना चाहिए अन्य विषयों के रूप में या कैसे। तो उपयोगिता में हम देखें तो कला शिक्षा की उपयोगिता को बेसिकली 3 तरीकों से हम देख सकते हैं। पहले, या तो कला को स्वतंत्र विषय के रूप में ही, कला एक सब्जेक्ट लगा दिया, कला जो है के रूप में एक सब्जेक्ट बच्चों को स्वतंत्र विषय के रूप में लगा दिया जाए, जहाँ पर बच्चे स्वतंत्रता से जो कुछ भी सीखना चाहे वो ड्रॉ करें, एंगल सीखें, जो कुछ भी सीखें वो स्वतंत्र रूप में एक सब्जेक्ट के तौर पे कला को सीखें। तो कला नंबर 1 एक स्वतंत्र विषय के रूप में। दूसरा, कला को का प्रयोग जो है हम अन्य स्कूली विषयों को सिखाने के माध्यम के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि दूसरे सब्जेक्ट्स को जैसे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जियोग्राफी यदि समझानी है तो हमें, जैसे मैंने अभी बताया, सहायक सामग्रियाँ, एक्सपेरिमेंटेशंस, ठीक है, चार्ट, डायग्राम, वीडियोस जैसे सहायक सामग्रियों
के साथ अगर दूसरे सब्जेक्ट्स आप सहायक सामग्रियाँ क्या होगी, कला शिक्षा होगी, तभी हम सहायक सामग्रियाँ बना सकते हैं। तो अन्य स्कूली विषयों को सिखाने के माध्यम के रूप में हम कला का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है जीवन कौशल विकसित करने के रूप में। बच्चे अगर किसी कला में महारत हासिल कर लेते हैं, यानी कि मान लो पढ़ते पढ़ते स्कूल में उन्होंने क्या देखा कि किसी एक कला के प्रति उनकी विशेष रुचि हो गई, ठीक है, किसी भी कला का, तो उस विशेष रुचि से ही उन्होंने क्या कर लिया, उसको आगे अपना जीवन में प्रोफेशन बनाने का निर्णय ले लिया। तो वो क्या हो गया, वो कला क्या हो गई, उन्होंने स्कूल में एक अपने लिए कला विकसित की थी, जो कि उनके जीवन कौशल को विकसित करने के रूप में अब उपयोग आ रही है। यानी कि उस आर्ट को उन्होंने अपने प्रोफेशन के लिए चूज कर लिया, जिससे वो अपनी आजीविका कमाएंगे। ऐसे बहुत सारे आपने देखा है आर्टिस्ट हैं, चित्रकार हैं, शिल्पकार हैं, ठीक है, नाटककार हैं, जो कि अपनी कला का प्रयोग करते हुए अपने जीवन कौशल में अपनी कला को वो प्रयोग कर रहे हैं और एक सफल जीवन जो है वो जी रहे हैं। तो अंत में मैं बस यही कहूँगी कि कला को अन्य विषयों के साथ जोड़कर शिक्षण प्रणाली को रुचिकर बनाया जा सकता है, ताकि बच्चों की अध्ययन में रुचि बनी रहे। इससे भारत में सभी को अनिवार्य रूप से शिक्षा देने का सपना पूरा होगा और उसके साथ ही साथ बच्चों को सर्वगुण संपन्न बनाकर उनका सर्वांगीण विकास भी होगा। धन्यवाद।